हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव को किस सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। अभी रमन प्रभाव क्या है? तो जब भी कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ हो जिसमें एकल तरंगदैर्घ्य जैसे लेजर रे। तो अगर कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो डिफरेंट पार्ट्स में बिखर जाती है, और जितना भी पार्ट बिखरता है उसमें 99% पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका वेवलेंथ जो इंसिडेंट वेव के बराबर होता है, और बाकी 1% ऐसे होते हैं जिनका वेवलेंथ डिफर करता है इंसिडेंट रे के कंपेयर में। तो इसे क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक लेजर रे है, ये मीडियम से गुजरने के बाद बिखर गया। इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ सेम है, लेकिन ये जो दो रे है ना, इनका वेवलेंथ क्या है? डिफर कर रहा है। एक में क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ स्कैटरिंग रे का है उसका लेजर से कम है, और एक में क्या है? ज़्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल समझाया है, डीप में जाने के बाद बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। रमन प्रभाव को किस सिद्धांत द्वारा समझाया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन बी कर्पस्कुलर थ्योरी, ऑप्शन सी वेव थ्योरी, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्वांटम थ्योरी। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। किरचॉफ का नियम कंडक्टरों के विद्युत नेटवर्क में कहता है किसी भी बिंदु पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मान लो कोई भी यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, अगर इस पे करंट आ रहा है I1, यहाँ पे आ रहा है I2, यहाँ आ रहा है I3, यहाँ आ रहा है I4, तो इन सब का सम कितना होगा? तो सम कितना होता है? 0 होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। या इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उसका सम, और जितना करंट जा रहा है इस जंक्शन से उसका सम क्या होता है? इक्वल होता है। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आ रहा है I1, यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ पे I3 आ रहा है, और यहाँ से I4 जा रहा है, और यहाँ से I5 जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। जितना करंट आ रहा है उसका सम, और जितना करंट जा रहा है उसका सम क्या होता है? बराबर होता है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक जंक्शन है, इस पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पे करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट आ रहा है 4 एम्पियर, और यहाँ पे करंट आ रहा है x एम्पियर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था? जितना करंट इन करता है उसका सम क्या होता है? 0 होता है। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -12 एम्पियर। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि करंट क्या है? इस जंक्शन पॉइंट से निकल रही है इस डायरेक्शन में, 12 एम्पियर। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक गोलाकार चालक की क्षमता, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसकी त्रिज्या के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ऑप्शन बी इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। ऑप्शन सी इसकी त्रिज्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ऑप्शन डी इसकी त्रिज्या के विपरीत आनुपातिक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला एक याद कर लो आप, कि जो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0r। C क्या कैपेसिटी है, तो C किसके प्रोपोर्शनल है? रेडियस के समानुपाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसकी त्रिज्या के समानुपाती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे।
1 kWh किसके बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.6 मेगाजूल, ऑप्शन बी 8 मेगाजूल, ऑप्शन सी 0 मेगाजूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 kWh 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? ओवन क्या होता है कि आपने दुकान पे देखा होगा कि उसमें पैटीज समोसा वगैरह गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवन में कौन से रेज का यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्स रेज, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, कोण में वृद्धि के साथ बढ़ता है, कोण में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन डी 45 डिग्री के बराबर आपतन कोण के लिए अधिकतम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोण में वृद्धि के साथ बढ़ता है। एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट कोण में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जब दाब बढ़ा दिया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी डिक्रीज, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटीज इन आइस। बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कोई चेंज नहीं होता, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी आइस में जो अशुद्धि है उस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग कांट ट्रेवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैक्यूम, ऑप्शन बी सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड, ऑप्शन डी गैस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो गैस से भी पास करती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग केवल सॉलिड से पास कर सकती है, ना तो लिक्विड से करेगी ना गैस से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डायनेमो में शामिल सिद्धांत है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, ऑप्शन सी है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और ऑप्शन डी क्या है? चुंबकीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डायनेमो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। जब दो बर्फ के घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे एक घन बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वांडर वाल्स फोर्स के कारण, ऑप्शन बी डाइपोल मोमेंट के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण, ऑप्शन डी कोवैलेंट अट्रैक्शन या सहसंयोजक आकर्षण के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी रेड लाइट,
ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी कॉस्मिक रेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इंफ्रारेड। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से किस प्रकार की सामग्री मटेरियल में चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक जिसे क्या बोलते हैं लौह चुंबकीय, ऑप्शन डी फेराइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन सी इंटेंसिटी तीव्रता, ऑप्शन डी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। जब एक नैंड गेट के दो इनपुट टर्मिनलों को आपस में जोड़ा जाता है तो नैंड गेट किसकी तरह काम करता है? जब एक नैंड गेट के दो इनपुट टर्मिनलों को आपस में जोड़ा जाता है तो नैंड गेट किस गेट की तरह काम करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नैंड गेट, ऑप्शन बी नॉर गेट, ऑप्शन सी एंड गेट, ऑप्शन डी नॉट गेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नॉट गेट की तरह काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी धातु की सतह पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी धातु की सतह पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको खींचने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क फंक्शन, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी क्रिटिकल पोटेंशियल। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।